तो हेलो वेलकम गाइस, मंजू संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जो हमारी वॉरेन बफेट के लेटर की सीरीज चल रही थी उसी का पार्ट होने वाला है, और ये होने वाला है 1983 के लेटर का पार्ट 6 होने वाला है। ठीक है, सो बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने सीरीज की बाकी से वीडियो नहीं देखी तो बेसिकली ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली अभी बिना किसी टाइम पास के चालू करेंगे। सो इसके पहले मैं बता देता हूँ कि आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले। सो जो सबसे पहले लेसन होने वाला है वो इस बात के ऊपर होने वाला है कि बेसिकली आपको ये जो किसी भी बिजनेस का जो कंज्यूमर फ्रेंचाइज होता है या फिर बेसिकली उसकी जो रेपुटेशन होती है, उसकी जो इज्जत होती है, उसका जो ब्रांड होता है, वो बेसिकली जो किसी भी कंपनी की जो कंज्यूमर फ्रेंचाइजी है उसमें कैसे इफेक्ट करता है, और बेसिकली उसके फायदे क्या क्या होते हैं बिजनेस के पास, और बेसिकली और भी बहुत सारे अलग अलग मोड क्या होते हैं जो दूसरा लेसन होने वाला है। उसमें आपको बेसिकली जो बिजनेस की जो बुक वैल्यू होती है और बेसिकली उसकी जो इंटरेस्ट वैल्यू होती है उसके बीच में डिफरेंस बताने वाले। ठीक है, और बताएंगे कि मीन्स किसी किसी बिजनेस का जो इंटरेस्ट वैल्यू है उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा होता है, किसी किसी का कम होता है, और किसी किसी में मीन्स आपको इक्वल ले सकते हो, मीन्स इंटरेस्ट वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू हो सकता है कभी कभी। ठीक है, सो बेसिकली अभी चालू करते हैं हमारा वीडियो। तो चालू करेंगे सबसे पहले हम लेसन नंबर 15 से। सो ये जो लेसन नंबर 15 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि किसी किसी बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, और उस बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है वो उसके लिए एक कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बनाने में मदद करता है। सो अब ये कंज्यूमर फ्रेंचाइजी क्या होता है? कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बेसिकली ऐसा होता है कि मीन्स एक ब्रांड समझ जाए, मीन्स वो कंपनी की जो रेपुटेशन होती है वो उसके लिए एक ब्रांड बनाने में मदद करती है। सो अब ये ब्रांड का मीन्स इंपॉर्टेंस क्या होता है, मीन्स ब्रांड क्यों बनाना है हम लोग को कंज्यूमर फ्रेंचाइजी क्यों बनानी है। सो अगर ऐसा समझिए कि मीन्स अगर आप कंपनी के पास एक ब्रांड है या फिर एक कंज्यूमर फ्रेंचाइजी है, सो बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड नहीं करेगा, वो बेसिकली जो कंज्यूमर के लिए उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो डिसाइड करेगी उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, मीन्स आप मेरी बात को समझिए कि अगर आपके पास एक अच्छा कंज्यूमर फ्रेंचाइजी है यानी एक अच्छा ब्रांड है, सो बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो सो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड नहीं करेगा, यानी आपको वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना पैसा लगा वो उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं करेगा। यानी समझ जाए कि अगर मैं किसान हूँ, ठीक है, और मैं तरबूज उगाता हूँ, सो अभी मेरा जो तरबूज है वो यहाँ पे मेरे पास कोई भी ब्रांड या फिर ब्रांडिंग पावर नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ वो तरबूज जाके मार्केट में नॉर्मली बेचता हूँ। सो अभी जो मेरा तरबूज बेचने का जो सेलिंग प्राइस है, मैं तरबूज कितने में बेचूंगा? मैं तरबूज बेसिकली समझ जाए कि अगर मेरे तरबूज उगाने में 20 रुपया लगा है, यानी एक तरबूज उगाने में मुझे 20 रुपया लगा, सो बेसिकली मैं 30 रुपया फिर 40 रुपया फिर ज़्यादा 50 रुपये में तरबूज बेच सकता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैंने 50 रुपये ज़्यादा प्राइस लगाया सो जो मेरे आजू बाजू वाले कंपटीटर्स है वो लोग का प्राइस मेरे से कम हो जाएगा और वो लोग तरबूज खरीदेंगे, मेरे से तरबूज नहीं खरीदेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ये जो तरबूज है यहाँ पे मेरे पास कोई भी ब्रांड नहीं है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी कंज्यूमर फ्रेंचाइजी नहीं है, इसलिए मेरा जो सेलिंग प्राइस यानी तरबूज में कितने बेच सकता हूँ वो ये चीज़ डिसाइड करती है कि मैंने तरबूज को कितने में उगाया। लेकिन अगर मेरे पास एक ब्रांड होता तो अगर मेरे पास एक ब्रांड होता सो बेसिकली मैं वो तरबूज को लेता, उसका जूस बनाता, उसको बॉटल में डालता, उसके ऊपर अपने ब्रांड का स्टिकर लगाता। क्या स्टिकर लगाता? मिनट मेड या फिर कोको कोला या फिर बेसिकली बहुत सारे ऐसे अलग अलग जूसेस के ब्रांड है जैसे रियल। ठीक है, सो अगर वो लोग का मैं अगर स्टिकर लगा देता अपनी बॉटल के ऊपर अपने जूस के ऊपर, सो बेसिकली उसका प्राइस बढ़ जाता। मेरे हिसाब से जो रियल है उसका 1 लीटर जूस की कीमत तकरीबन 60 से 70 रुपीज़ है। सो बेसिकली मेरे हिसाब से एक अच्छे खासे अमाउंट के मीन्स 1-2 किलो तरबूज से तकरीबन 1 या 2 लीटर जूस तो बन ही जाएगा, यानी तकरीबन 100 या फिर 150 रुपीस का जूस तो बन जाएगा। यानी बेसिकली मैं 20 रुपए के तरबूज को 150 रुपीस में बेच सकता हूँ अगर मेरे पास ब्रांड है तो। ठीक है, अगर मैं उसको जूस बना के उसको बॉटल में डाल के अपने ब्रांड का स्टिकर लगाता हूँ, जो नॉर्मल जूस वाले वो लोग भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, मीन्स वो लोग भी तकरीबन 20 से 30 रुपए में एक गिलास बेच सकते हैं जूस का। लेकिन मैं क्योंकि मेरे पास ब्रांड है, क्योंकि मेरे पास मीन्स एक कंज्यूमर फ्रेंचाइजी है, इसलिए मैं उस जूस को तकरीबन 100-150 रुपए में बेच सकता हूँ। ठीक है, सो ब्रांड का पावर यही होता है। ठीक है, सो ये जो कंज्यूमर फ्रेंचाइजी होता है उसके वजह से ये जो मेरी कंपनी का जो ब्रांड है उसकी जो रेपुटेशन है और जो मेरा प्रोडक्ट है दोनों के जो फैंस है वो फैंस बढ़ जाते हैं। यानी लोग बोलते हैं कि भाई मुझे इसी कंपनी का चाहिए, मीन्स मुझे जूस चाहिए तो इसी कंपनी का चाहिए, अगर मुझे फ़ोन चाहिए इसी कंपनी का चाहिए, अगर मुझे कंप्यूटर चाहिए इसी कंपनी का चाहिए, अगर मेरे को नोटबुक चाहिए इसी कंपनी की चाहिए, सिगरेट चाहिए इसी कंपनी का चाहिए, अल्कोहल चाहिए इसी कंपनी का चाहिए। ठीक है, सो मीन्स वो जो ब्रांड है वो ब्रांड एक बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, मीन्स आप समझिए मेरी बात कि ब्रांड एक बहुत बड़ी पावर है। और वॉरेन
बफेट कहते हैं कि बेसिकली ये जो पावर है, यानी ये जो ब्रांड की जो पावर है, ये गुडविल का एक सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, मीन्स ये गुडविल क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो बेसिकली हमने उसके ऊपर बेसिकली 2 अलग वीडियो बनाई है। सो वो दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो कंज्यूमर फ्रेंचाइजी होता है, जो ब्रांड होता है, रेपुटेशन होता है, वो गुडविल का सबसे बड़ा सोर्स है। और उसके बाद उसके कुछ और सोर्स भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की फ्रेंचाइजी। ठीक है, गवर्नमेंट की फ्रेंचाइजी यानी बेसिकली ऐसी कोई कंपनी जो अपना माल गवर्नमेंट को बेचती है और गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा बोला रहेगा, कुछ ऐसा पैक्ट बना रहेगा या फिर कुछ ऐसा डील किया रहेगा कि हम माल आपसे ही खरीदेंगे। सो ऐसी कौन सी कंपनियां, ऐसी कंपनियां हल हो सकती है। ठीक है, यानी बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भी बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट कंपनियां। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जो गुडविल है उसका सोर्स यहाँ पे गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी भी हो सकती है या फिर एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर भी हो सकती है, यानी ऐसी कोई कंपनी जो उस चीज़ को बहुत कम दाम में बनाती है। जैसे मीन्स पूरी मीन्स चाइना की कोई भी कंपनी ले लो, वो मीन्स लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, जिसकी वजह से उनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उनके पास एक गुडविल है। ठीक है, सो बेसिकली ये सब गुडविल के सोर्सेज होते हैं और वॉरेन बफेट कहते हैं कि ये गुडविल के सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इन सब सोर्सेज में से सबसे जो मेन सोर्स है वो है कंज्यूमर फ्रेंचाइजी का। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल में आता है मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, सो जो मैकडॉनल्ड्स है उसका जो आलू टिक्की बर्गर है वो तकरीबन 50 रुपए का आता है। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ तो तकरीबन 49 रुपीज का आता है। लेकिन जो बाजू वाले चाचा है मेरे, वो तकरीबन 25 या फिर 30 रुपए में बर्गर बना के देते हैं। लेकिन हम लोग सब लोग फिर भी मैकडॉनल्ड्स में आके बर्गर क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके पास एक कंज्यूमर फ्रेंचाइजी है, उनके पास एक रेपुटेशन, उनके पास एक इज्जत है। मीन्स उनका जो रेपुटेशन वो क्या है कि वो लोग फूड के सबसे फास्टेस्ट प्रोवाइडर है। ठीक है, मीन्स आप उनको ऑर्डर दोगे, ऑर्डर देने के तकरीबन 2 साढ़े 2 मिनट में आपके पास आपका बर्गर होगा। लेकिन ये जो चाचा है, वो चाचा को एक बर्गर बनाने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाती है। ठीक है, मीन्स ये जो मैकडॉनल्ड्स है उसका जो फास्ट ये जो फूड प्रोवाइडर का जो मीन्स ये रेपुटेशन है, वो उसके लिए एक बेसिकली कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बन चुका है। मीन्स आप ऑर्डर दो, ऑर्डर देने के साढ़े 2 मिनट में बर्गर आपके हाथ में होगा। या फिर समझ जाए कि मीन्स आप कार के साथ हो, कार आपको पार्क नहीं करनी है और कार में बैठ के आपको खाना खाना है। सो आप क्या करोगे? सो बेसिकली आप मैकडॉनल्ड्स में जाओगे, मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में जाओगे, बेसिकली वहां पे ऑर्डर दोगे, ऑर्डर देते हुए से पैसा निकालोगे, पैसा दोगे, उसको पैसा देते ही ऑर्डर आपके हाथ में होगा, आपका बर्गर आपके हाथ में होगा। मीन्स इतना फटाफट बनाते हैं लोग। ठीक है, सो बेसिकली इनका जो रेपुटेशन है वो उनका एक कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बन चुका है। और जो बाजू वाले बर्गर वाले चाचा है, उनके बर्गर इसी वजह से नहीं बिक रहे। क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम लगा रहे हैं, उनके पास कोई ब्रांड नहीं है, उनके पास बेसिकली कोई कंज्यूमर फ्रेंचाइजी नहीं है, जिसकी वजह से उनके बर्गर इतनी तेजी से नहीं बिक रहे। ठीक है, सो यही था इंपॉर्टेंस कंज्यूमर फ्रेंचाइजी का वॉरेन बफेट जी के हिसाब से। सो यही था बेसिकली हमारा लेसन नंबर 15। अभी चलेंगे लेसन नंबर 16 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 16 है उसमें वॉरेन बफेट जी बेसिकली जो बुक वैल्यू है और ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके बीच में एक डिफरेंस बताते हैं। सो ये जो बुक वैल्यू होती है, वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जो बुक वैल्यू होती है वो एक अकाउंटिंग फिगर होती है। अकाउंटिंग फिगर यानी बेसिकली आप मीन्स बेसिकली वो मीन्स उसकी आप फिक्स्ड वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालनी है? मीन्स बेसिकली आपको ये जो आपके टोटल एसेट है उसमें से आपको ये जो लायबिलिटी है, यानी जो शेयर होल्डर लायबिलिटी है, उसको छोड़ के बाकी सब लायबिलिटी को अगर आप माइनस कर दोगे तो बेसिकली आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो ये जो बुक वैल्यू है वो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है और बेसिकली वो एक फिक्स्ड वैल्यू आपको देगी। ठीक है, और बेसिकली इससे आपको पता क्या चलेगा? इससे आपको पता ये चलेगा कि आपने बिजनेस में अभी तक कितना पैसा डाला है। ठीक है, सो यहाँ पे जो बुक वैल्यू होती है वो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है और उसके हिसाब से मीन्स वो आपको क्या बताती है? वो आपको ये बताती है कि बेसिकली आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा डाला। ठीक है, सो ये जो बुक वैल्यू होती है वो ये बताती है कि आपने बिजनेस में कितना पैसा डाला। अभी वो कैसे बताती है? जो बुक वैल्यू होती है वो होता है कि मीन्स जो कंपनी के जो मालिक है, यानी जो शेयर होल्डर्स है और बेसिकली बाकी के जो प्रमोटर्स है, उन्होंने कुल मिला के कंपनी में कितना पैसा डाला प्लस कंपनी ने उस पैसे से प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा, यानी जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? यानी कंपनी कुछ भी प्रॉफिट कमाती है, यानी समझिए मैं कंपनी में मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, सो उस 100 रुपये में से मैं 20 रुपये अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मालिक को दूंगा, बाकी का 80 रुपये अपने पास रखूंगा। सो जो 80 रुपये मैंने अपने पास रखा उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलेंगे। ठीक है, सो ये जो बुक वैल्यू होती है वो क्या होती है? बुक वैल्यू यानी बेसिकली जो मेरे मालिक है या फिर जो कंपनी की जो मालिक है उसने कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कंपनी ने खुद में कितना पैसा इन्वेस्ट। ठीक है, तो दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो बेसिकली आपको बुक वैल्यू मिलेगी और बुक वैल्यू यानी बेसिकली कुल मिला के कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है कंपनी के द्वारा और बेसिकली कंपनी के मालिक के द्वारा। ठीक है, सो यही होती है बुक वैल्यू। और अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होती है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिकली उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है, वो उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, इकोनॉमिक वेरिएबल्स के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। दो बंदों का जो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो कैलकुलेशन है वो मेरे हिसाब से
सेम नहीं होने वाला है, वो अलग अलग ही होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो बुक वैल्यू होती है वो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होती है, उसकी फिक्स वैल्यू रहेगी, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं रहेगी, वो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, ठीक है। और ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि आप अपने बिजनेस में से कितना पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। यानी बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? बेसिकली डीसीएफ मेथड से इस्तेमाल कर सकते हो और बेसिकली ये पता लगा सकते हो कि वो जो कंपनी है वो आने वाले 10 या 15 साल में कितना कैश फ्लो निकालेगी। देन उस कैश फ्लो को आप टोटल करोगे, उसको ऐड करोगे 15 साल के लिए, देन उसको आप डिस्काउंट करते करते 5 या 10% से आप उसको डिस्काउंट करोगे एंड डिस्काउंट करते करते पीछे आओगे और बेसिकली आप उस कंपनी का रियल वैल्यू पता चलेगा, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। यानी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हमें क्या बताती है? वो हमें ये बताती है कि वो कंपनी कितना पैसा जनरेट करेगी, कितना पैसा निकालेगी, ठीक है। यानी बेसिकली ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आपको ये बताती है कि आपका बिजनेस का जो आउटपुट है वो कितना होगा, ठीक है। सो दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो बुक वैल्यू है वो बताती है कि बिजनेस ने कितना पैसा खाया या फिर बिजनेस में कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, और ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बेसिकली आपको ये बताती है कि वो बिजनेस कितना पैसा निकालेगी, यानी वो कितना पैसा आपको देगी, ठीक है। सो अगर आपको ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके ऊपर और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी बेसिकली वो कैसे होता है और बेसिकली कुछ और अच्छे एग्जाम्पल के साथ, तो बेसिकली हमने इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाए और उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, आप चाहे तो देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो अभी हमें यहाँ पे जो बुक वैल्यू होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसमें इतना सारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? उसमें मीन्स बेसिकली हम ये चीज बार बार इसलिए बताते हैं, मीन्स हम हमारे बहुत सारे लेसन में बता चुके हैं कि बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंस होता है और क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। लेकिन बार बार हम वापिस से बताते रहते हैं क्योंकि जो वॉरेन बफेट जी है वो भी अपने लेटर में बार बार बताते रहते हैं, सो बेसिकली हमें भी बताना पड़ता है, ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी बार बार क्यों बताते हैं? बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक गलती कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं? वो बेसिकली ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको बुक वैल्यू के बराबर मान लेते हैं, यानी किसी कंपनी की जो बुक वैल्यू है अगर वो 20 रुपये है तो इन्वेस्टर समझते हैं कि उस कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो भी तकरीबन 20 रुपये के आजू बाजू ही होगी, वो तकरीबन 22 रुपये या फिर 25 रुपये के आजू बाजू होगी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, मीन्स जो मोस्टली तकरीबन 95% ऑफ द बिजनेसेस होते हैं उनमें उनकी जो बुक वैल्यू है और उनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग रहता है, या तो इंट्रिंसिक वैल्यू बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा रहती है या फिर ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उस बुक वैल्यू से बहुत कम रहती है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे भी बिजनेसेस रहते हैं जहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू बुक वैल्यू से मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है और बेसिकली ऐसे बिजनेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर भी होते हैं जैसे रियल एस्टेट सेक्टर या फिर बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर, वहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ती है। मीन्स बेसिकली वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो बुक वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे जो एसेट होते हैं, जो रियल एस्टेट एसेट होते हैं या फिर बेसिकली ये जो इंश्योरेंस के जो एसेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा रियल होती है और बेसिकली वही एसेट आगे जाके आपको पैसा कमा के देने वाले। मीन्स बेसिकली ये सब जो सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया इंश्योरेंस सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर, वहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, मीन्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, या फिर मीन्स ऑलमोस्ट सेम तो नहीं होते, मीन्स हर बार सेम तो नहीं होते। मीन्स कई बार ऐसा हो सकता है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है बुक वैल्यू के 3 गुना है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 से 3 गुना से ज़्यादा नहीं हो सकती इंश्योरेंस या फिर रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर होती है तो मीन्स बेसिकली मीन्स थोड़ी प्रॉब्लम की बात है, मीन्स हो तो सकती है लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसी कंपनी पसंद नहीं आती, ठीक है। सो बेसिकली ये था यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू बुक वैल्यू में डिफरेंस और बेसिकली कुछ ऐसे सेक्टर हमने आपको बताया जहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बुक वैल्यू के आजू बाजू हो सकती है, ठीक है। सो अभी आपको भी ऐसे कुछ सेक्टर फाइंड आउट करना है और बेसिकली हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो आप प्लीज ऐसे कोई सेक्टर फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में बताना हमें, ठीक है। सो ये जो वीडियो थी वो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी, आपको इससे कुछ भी सीखने मिला, सो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा और प्लीज वो लाइक का बटन भी दबा देना क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो पूरा पसीने से भीग चुका हूँ मैं, सो बेसिकली मीन्स बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज एक बार आप लाइक भी कर देना, ठीक है।